बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इससे पहले हमने ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा है कि ऑर्गेनेलिस कौन कौन से होते हैं और उसका क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस इसमें आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन उसके मुकाबले में जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लें तो यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रा किया बैक्टीरिया का। लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया का एक सेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो उसका अपना डीएनए है वो इसी तरीके से इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद रहेगा और उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगा। उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगा। इस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। इससे पिछले वाले जो लेक्चर था, जो न्यूक्लियस वाला था, उसमें हमने ये डिस्कस किया है। तो ये मौजूद नहीं होता, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप जिसको हम कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता। बस इसका जो बैक्टीरिया है वो इसी फॉर्म में रहता है और साइटोप्लाज्म के अंदर वो मौजूद होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर लें तो यूकैरियोटिक सेल्स में यहाँ पे एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके अंदर उसका अपना डीएनए है। प्रॉपर न्यूक्लियस का मतलब यह है कि उस डीएनए के इर्द गिर्द वहां पे उसका एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप उसको कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वो एनवेलप या वो मेम्ब्रेन उस डीएनए के इर्द गिर्द मौजूद नहीं होता, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर लें तो वहां पे उसके इर्द गिर्द, उस डीएनए के इर्द गिर्द वो मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो ये तो था पहला डिफरेंस। तो इसी डिफरेंस की वजह से फिर हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल में फिर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये भी इसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस यहाँ पे आता है वो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस यहाँ पे होते हैं एब्सेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होते। अब यहाँ पे ये बात अपने जहन में रखें कि मेम्ब्रेन बाउंडेड का लिखना जरूरी है। वो इसी वजह से लिखना जरूरी है मेम्ब्रेन बाउंडेड का, क्योंकि जिन ऑर्गेनेलिस में मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता, लेट्स सपोज राइबोसोम, तो वो दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। वो फिर प्रोकैरियोटिक में भी मौजूद है और यूकैरियोटिक में मौजूद है। लेकिन हम उन ऑर्गेनेलिस की बात कर रहे हैं कि जिसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो अगर मेम्ब्रेन मौजूद है तो फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होंगे और वो मौजूद होंगे फिर यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस कौन कौन से हैं? गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये चीजें तो ये प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो स्मॉलर इन साइज होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है तो मुकाबला यूकैरियोटिक सेल के, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में होता है वो लार्जर इन साइज। इसके साथ सेल वॉल बना होता है प्रोकैरियोटिक सेल का म्यूरिन से। म्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे इस प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल बना है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर लें तो यूकैरियोटिक सेल में फिर प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स में वो बना है सेल्यूलोज से और फंजाई में वो बना है काइटिन से। प्लांट्स में सेल्यूलोज से उसका सेल वॉल बना है और फंजाई में काइटिन से बना है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में मैंने बता दिया कि वहां पे सेल वॉल बना है म्यूरिन से। तो यहाँ पे एक और है कि ये स्मॉलर इन साइज होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉलर इन साइज होते हैं, उन सेल्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन उसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात की जाए तो वो थोड़े से बड़े होते हैं। मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले में वो साइज में बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का यूजुअली साइज 0.5 नैनोमीटर होता है, लेकिन इसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल्स का साइज 10 to 100 नैनोमीटर वो साइज में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स का ताल्लुक है और ये उसका एग्जांपल है। तो बैक्टीरिया में तो न सेल ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं और वहां पे नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है उस डीएनए के इर्द-गिर्द। लेकिन इसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल क्या है? यहाँ पे है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा। तो ये इनके एग्जांपल्स है। और इन सारे ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, प्रोटिस्टा में, इसमें ऑर्गेनेलिस भी होते हैं और इसमें न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द जो मेम्ब्रेन मौजूद होता है वो भी मौजूद होता है इसी केस में। दोबारा बता देता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है ना वो मौजूद नहीं होता। डीएनए के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो मौजूद नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में वो मौजूद होता है।
मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, लेकिन यहाँ पे वो मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में छोटे साइज का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में थोड़े से बड़े साइज का होता है। सेल वॉल यहाँ पे बना है म्यूरीन से, यहाँ पे प्लांट्स में बना है सेलुलोज से, फंजाई में बना है काइटिन से, और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, मैंने बता दिया था ऑलरेडी। इसके बाद ये वाले सेल्स प्रोकैरियोटिक वाले ये थोड़े से साइज में छोटे होते हैं, तकरीबन 0.5 नैनोमीटर, और उसके मुकाबले में जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक के मुकाबले में, और वो है 10 to 100 नैनोमीटर। एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स वो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और उसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स वगैरह। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करने के बाद अगली बारी आती है सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी, कि मतलब सेल किस तरीके से एक स्पेसिफिक काम को कर देता है। अगर हम बात कर ले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना होता है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, तो बस वहाँ पे एक सिंगल सेल होता है, और वो वही सेल सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ उसी सेल के अंदर होती है वो सारे बस उसी सेल के अंदर ही होती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर ले, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, और वही फिर जो ज़्यादा सेल्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म देते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे सेल्स है जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, दूसरे सेल्स है जो कि हमें सपोर्ट देती है। हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन दोबारा सुन ले कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे एक सिंगल सेल सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स की तादाद ज्यादा होती है, तो वहाँ पे फिर मुख्तलिफ कामों के लिए फिर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लांट्स की बात करें सबसे पहले, तो प्लांट्स में मौजूद होते हैं जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स का काम क्या है? जाइलम सेल्स का काम यह है कि ये वाटर को पहुंचा देते हैं। जमीन से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर के जरिए, और फिर वहां से रूट हेयर से पानी आ जाता है रूट सेल्स में, और फिर रूट सेल से पहुंच जाता है स्टेम सेल्स में, और फिर स्टेम सेल से लीव्स में पहुंच जाता है। तो वहां से पानी का आना और रूट से फिर ऊपर लीव्स तक पहुंच जाना, तो ये पूरा का पूरा काम कंट्रोल कर लेता है जाइलम। और ये जाइलम इसी वजह से करता है क्योंकि जाइलम एक ट्यूब लाइक होता है, तो इसी वजह से वो सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है उसी तरीके से। मतलब जितने भी पानी का एब्जॉर्ब करना वो तो हो गया रूट हेयर के जरिए, लेकिन फिर उसका पहुंच जाना ऊपर की तरफ, तो ये कंट्रोल कर लेता है जाइलम। इसके मुकाबले में अगर हम बात कर ले फ्लोएम की, तो फ्लोएम कंडक्ट कर लेता है फूड को। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो वहां से फूड अगर वहां पे बनते हैं तो वो फूड वहां से आना, फिर स्टेम में, फिर रूट्स में, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में वो पहुंच जाना। तो ये पहुंच जाने का काम, ये ट्रांसपोर्ट का काम, फूड के ट्रांसपोर्ट का काम ये कर देती है फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट का काम कर देती है, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट का काम कर देती है। उसके मुकाबले में फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसके अलावा कुछ और सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं मीसोफिल सेल्स। तो मीसोफिल सेल्स का काम यह है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिस तरह मैंने बता दिया ना कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं और उन मुख्तलिफ सेल्स का काम फिर डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जाइलम का काम अलग है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फ्लोएम का काम अलग है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मीसोफिल सेल्स का काम अलग है, फोटोसिंथेसिस को करना। तो ये तो था प्लांट्स के हवाले से। इसके बाद अगर बात की जाए एनिमल्स का, तो एनिमल्स में भी मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, और फिर वही मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ किस्म के काम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर नर्व सेल्स की अगर हम बात कर लें, तो नर्व सेल्स कंडक्ट कर लेते हैं नर्व इम्पल्स को। अब नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं कि जो लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने हूं, यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मेरा ये जुबान कनेक्ट है मेरे ब्रेन के साथ कनेक्ट है, और मेरे आंखें कनेक्ट है मेरे ब्रेन के साथ। तो जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है ये सारे कनेक्ट होते हैं ब्रेन के साथ। तो लेट्स सपोज अगर मैं अपने हाथों के जरिए किसी चीज को टच कर देता हूँ, या अपने आंखों के जरिए किसी चीज को देख लेता हूँ, तो जब मैं अपने हाथ के जरिए किसी चीज को टच कर देता हूं, तो वो मेरे हाथ के साथ इस तरीके से टकरा जाता है, और मेरे हाथ को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई चीज टच हो गया है। तो वो यहाँ पे हमारे स्किन सेल से मैसेजेस चले जाते हैं हमारे ब्रेन में चले जाते हैं, और ब्रेन फिर उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये इन मैसेजेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चले जाने को हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और इस मैसेजेस को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। और ये काम कौन कर देता है? ये काम कर लेता है नर्व सेल, जो कि पूरे के पूरे बॉडी को कनेक्ट कर लेती है हमारे ब्रेन के साथ।
नर्व्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट कर लेती है हमारे ब्रेन के साथ। हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ और वहाँ पे उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो जब ब्रेन से मैसेजेस आते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को या बॉडी पार्ट्स से मैसेज चले जाते हैं ब्रेन में, तो इन मैसेजेस का आना जाना ये कंट्रोल कर लेता है ये नर्व सेल्स। तो इसका अलग काम हो गया, ये अलग सेल्स है। इसके मुकाबले में अगर हम मसल सेल्स की बात कर ले तो मसल सेल्स कंट्रोल कर लेता है मूवमेंट को। अगर लेट्स सपोज कोई फिजिकल एक्टिविटीज करता है, कोई एक जगह से दूसरी जगह चलता है, तो ये सारे के सारे चीजें कंट्रोल कर लेती है मसल सेल्स। और मसल सेल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस होता है, तो उसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाले प्रोसेस की वजह से ये मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। इसके मुकाबले में अगर हम आरबीसीज की बात कर ले तो आरबीसीज जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और इसका काम ये है कि ये कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर उसको पूरे के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आरबीसीज का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। इसके मुकाबले में अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर ले तो व्हाइट ब्लड सेल्स का मतलब है कि ये वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर अगर बाहर से कोई भी पैथोजेंस आते हैं, पैथोजेंस का मतलब है बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई, अगर बाहर से वो आ जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स उसको वहां से खत्म कर देता है, वहां से उसको रिमूव कर लेते हैं, हमारे बॉडी को स्ट्रांग बना देते हैं, हमारे बॉडी को वहां से पाक बना देती है। तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जिसका फंक्शन मुख्तलिफ है। इसके अलावा एनिमल्स में भी मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जिसका मुख्तलिफ फंक्शन हो सकता है। इसके साथ अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि सेल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। सब्सटेंस का मतलब न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी चीजें वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वही सब्सटेंस वो सेल के अंदर वहां पे मौजूद होते हैं और वो कर लेता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सेल ने सबसे पहले सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिए और वही सब्सटेंस फिर मेटाबॉलिज्म वहां पे करते हैं और उसी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वहां पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। वहां पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए जरूरी है कि वहां पे वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सके और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सके। तो जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हो गए सब्सटेंस, वहां पे मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म यहाँ पे आ गया रेस्पिरेशन और उसके नतीजे में प्रोडक्ट बन गया। तो वो प्रोडक्ट वहां पे एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो वो प्रोडक्ट फिर सेल उसको इस्तेमाल कर लेती है, अगर उसको जरूरत है तो वो उसको इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन अगर उसको जरूरत नहीं है, बाहर किसी चीज को जरूरत है या बाहर के सेल्स को जरूरत है तो फिर वो उसके बॉडी से बाहर निकला जाता है, या अगर उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है तो उसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो है सेल एज एन ओपन सिस्टम के, मतलब सेल ओपन सिस्टम के तौर पर किस तरीके से काम कर लेता है। अच्छा, हमने तो ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस डिस्कस कर लिए कि मुख्तलिफ सेल्स का ये फंक्शन है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात कर ले कि ये सेल्स का ये जो फंक्शन होता है ये उसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर अगर जाइलम सेल्स कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं तो वो कंडक्शन ऑफ वाटर इसी वजह से करते हैं क्योंकि ये ट्यूब लाइक है, ये ट्यूब लाइक होते हैं, तो इसी वजह से पानी को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह हमारे घरों में होते हैं नल के, वहाँ पे भी पाइप होते हैं और वही पाइप की वजह से वो पानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो इसी तरीके से ये भी एक ट्यूब की तरह होते हैं ये जाइलम सेल्स, जो कि उस वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। इसके मुकाबले में मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस तो करते हैं जिस तरह मैंने बता दिया, लेकिन फोटोसिंथेसिस इसी वजह से करते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। बाकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में एनिमल्स की अगर बात की जाए तो एनिमल्स में जो नर्व सेल्स मैंने बता दिए ये नर्व इम्पल्स को कैरी कर लेते हैं, ये मैसेजेस को कैरी कर लेते हैं। तो उस मैसेजेस को कैरी करने के लिए जरूरी है कि ये लंब हो, तो ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का काम करते हैं। इसके मुकाबले में अगर हमारे विशेष की बात कर ले तो वो डिस्क शेप होते हैं और उसी डिस्क शेप की वजह से वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और उसी तरीके से फिर उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। अच्छा, तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर ले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सिंगल सेल होता है और उसी वजह से वो सारे एक्टिविटीज करता है। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली जाए तो वहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं और उन सेल्स का काम फिर डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर प्लांट्स में जाइलम सेल्स का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ फूड, मेसोफिल सेल का काम है फोटोसिंथेसिस। एनिमल सेल की अगर बात कर ली जाए तो एनिमल सेल में नर्व सेल्स मैसेजेस को कैरी कर लेते हैं
मसल सेल्स के ज़रिए हम मूवमेंट कर सकते हैं, आरबीसीज के ज़रिए हम ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है हमारे बॉडी के अंदर। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो बाहर से आते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको ख़त्म कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.